हमारे पाठ्यक्रम की जहेर कुरैशी जी लिखित गजल को संक्षेप में देखने वाले हैं और इस गजल का सार आपके सामने रखने के पहले बहुत ही संक्षेप में हम गजलकार जहेर कुरैशी जी का परिचय भी यहाँ देख सकते हैं। 5 अगस्त 1950 को जहेर कुरैशी जी का जन्म हुआ है। आपने अनेक गजलों के माध्यम से मानव जीवन की अनेक समस्याओं को चित्रित करने का काम या उन समस्याओं पर प्रकाश डालने का काम किया है। इनके 10 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से लेखनी के स्वप्न, एक टुकड़ा धूप, चांदनी का दुख, समंदर ब्याहने आया नहीं है, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, बोलता है बीज भी, निकला न दिग्विजय को सिकंदर, रास्तों से रास्ते निकले तथा जिंदगी से बड़ा जिंदगी का समर, कुछ गजल संग्रहों के नाम हैं। प्रस्तुत गजल जो आज हम देखने वाले हैं वह समंदर ब्याहने आया नहीं है, इस गजल संग्रह से ली गई गजल है। इसे हमें ध्यान रखना आवश्यक है। और यह गजल संग्रह जहेर कुरैशी जी का बहुत ही चर्चा में आया हुआ गजल संग्रह है। आप जब उनकी गजलों को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जहेर कुरैशी जी की गजलें वैचारिकता को लेकर लिखी गई गजलें हैं। हम देखते हैं कि गजलों में श्रृंगारिकता होती है, संगीत उन्मुख गजलें होती है, लेकिन इनकी गजलें इस प्रकार के श्रृंगारिकता को और संगीता को यहाँ पर महत्व न देते हुए आम आदमी की भावनाओं की प्रामाणिक अभिव्यक्ति इनकी गजलों में हमें देखने को मिलती है। इनकी गजलों के बारे में अगर आप देखेंगे कि तो इनकी गजलों में आधुनिकता है, अंधानुकरण, पक्षधर न्याय प्रणाली और नारी शोषण का यथार्थ चित्रण इनकी गजलों को पढ़ने के बाद हमारे सामने आ जाता है। गजलकार जहेर कुरैशी जी ने भारतीय समाज और संस्कृति का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया हुआ हमें दिखाई देता है। हम यहाँ देखते हैं कि व्यक्ति की तुच्छताओं को हमारी संस्कृति में बहुत जगह पर व्यक्ति की तुच्छताओं को दिखाने का काम किया गया है। दिखाने के लिए आदर्शवादिता यानी दिखावटी आदर्शवादिता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गजलकार दुष्यंत कुमार की गजल के जैसे सामाजिक उपादेयता को दृष्टि में रखकर गजलें लिखते हुए जहेर कुरैशी जी हमें दिखाई देते हैं। इस पाठ्यक्रम में रखी हुई गजल की ओर अगर हम दृष्टिक्षेप डालेंगे तो क्या दिखाई देता है, तो भारतीय समाज में जो निर्बल और सबल वर्ग का, दोनों वर्गों का चित्रण यहाँ पर हमें इस गजल में दिखाई देता है। आप देखेंगे कि समाज व्यवस्था में नारी का और दलितों का सदियों से शोषण होता हुआ दिखाई देता है। और जब किसी का शोषण होता है, चाहे वो नारी हो चाहे वो दलित हो, तो उनकी मानसिक द्वंद्व की स्थिति को भी, अंतर्मन के द्वंद्व को भी, उनकी कथा व्यथा को दर्शाने का काम इस गजल के माध्यम से किया हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे गजल का सार अगर हम देखेंगे तो जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, पार गमन से पहले खुद को कितने दिन तैयार किया। इस देश में जिन जिन का शोषण या जिन जिन लोगों पर अन्याय और अत्याचार किया गया, उनमें से सबसे पहले हमें देखने को मिलती है वो नारी। चाहे किसी भी जाति की धर्म की स्त्री हो, उस स्त्री का शोषण ही होता हुआ या उनका दमन होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक आदि स्त्री इस पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुष के समान कुछ करना चाहती है तो उसे पुरुष के समान या उसके जैसे स्वतंत्रता, आजादी प्राप्त करने के लिए अगर वो प्रयास करती है तो उसे बहुत प्रकार का विचार करना पड़ता है, उसे बहुत अपनी मानसिकता को तैयार करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि पार गमन से पहले, यानी जो भी सीमा रेखा स्त्री के लिए आंकी गई है, उस सीमा रेखा को जब वो पार करना चाहती है तो उसकी मानसिकता पहले तो तैयार नहीं होती,
और जब भी वो तैयार होती है तो उसके लिए वो मानसिकता तैयार करने के लिए उसे बहुत दिन लगते हैं, ऐसा यहाँ पर जहेर कुरैशी जी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश की आम जनता, गरीब जनता जो है, पिछड़ा वर्ग जो है, इस जनता का भी इस समाज व्यवस्था में शोषितों द्वारा बहुत बार शोषण हुआ है। जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है। जहेर कुरैशी कहते हैं कि हमारे देश में जनता का शोषण होता आया है और वो बेचारी उसका विरोध न करते वो सह लेती आती है। किसी कष्ट को लेकर जनता ने कब हाहाकार किया, मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे ऊपर अन्याय किया जा रहा है, मैं ये नहीं सहूंगा, मैं क्रांति करूंगा, इस प्रकार के विचार यहाँ की जनता के मन में आते हैं क्या? नहीं आती। यहाँ की जनता भी नारी के जैसे ही पीड़ित है, उसका भी शोषण किया जाता है और इतनी सारी गुलामी को सहने के बाद भी जनता उसका विरोध नहीं करती, तो वो सारा सहते रहती है। ये भी बात यहाँ पर वो कहते हैं। और ये जो शोषण करने वाले लोग हैं, ये शोषण करने वाले पूंजीपति मानसिकता के लोग जो है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, है कि नहीं, या पैसा कारोबार के नाम पर हो, ये लोग कैसे हैं? तो उनका दिमाग कैसा होता है? तो कारोबारी दिमाग होता है। आगे वो कहते हैं कि वो कारोबारी दिमाग था, सागर तट पर जा बैठा, लहरें गिन गिन कर भी उसने लाखों का व्यापार किया। इस देश में ऐसे कई कारोबारी दिमाग वाले लोग हैं। ये कारोबारी दिमाग वाले लोग कहीं से भी पैसा निकालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम सागर के तट पर, समंदर के तट पर बिठाएंगे तो समुद्र में आने वाली लहरों को गिनकर भी वो पैसा कमाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि किसी के पैरों के नीचे बिछते हैं गालीचे, तो किसी को मरने के बाद कफन तक नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से ये कारोबारी दिमाग वाले लोग गरीबों की उन्नति के बारे में कभी सोचते नहीं है, किसी भी मार्ग से क्यों न सही अपनी अमीरी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये भी बात यहाँ देखने को मिलेगी। आगे कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध जैसा कुछ मन के अंदर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है, तुमने इस पर कभी विचार किया? जिन जिन लोगों का, या चाहे स्त्री हो चाहे दलित हो, ऐसे लोगों का जब जब भी शोषण होता है और शोषक शोषितों का शोषण करके कुछ ही दिनों में बहुत कुछ अमीरी का शिखर पर जा बैठते हैं, तो जो शोषित वर्ग है उनके मन में द्वंद्व निर्माण हो जाता है कि हमारा ही शोषण क्यों, हमारे लिए ही इस प्रकार के बंधन क्यों, हम ही आर्थिक दृष्टि से हो, सत्ता की दृष्टि से हो, पिछड़े क्यों हैं। इस प्रकार से उसके मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व निर्माण हो जाते हैं। सही अर्थ में जो अमीर बन चुके हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों को ऐसे उपेक्षित लोगों के बारे में विचार करना चाहिए, उनके मन के द्वंद्वों को समझ लेना चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस पर चिंता यहाँ पर जहेर कुरैशी ने व्यक्त की है। वे केवल आरोपों की भाषा में बातें करते हैं, अच्छे कामों का भी उन लोगों ने गलत प्रचार किया। ये लोग कैसे हैं? शोषण करने वाले लोग कैसे हैं? इन लोगों को केवल आरोपों की भाषा आती है। हर बार कितना भी अच्छा काम ये शोषित वर्ग के लोग करे, तो उनके अच्छे काम का कभी भी उनकी प्रशंसा वो नहीं करेंगे, उल्टे उन पर क्या करेंगे? वो आरोप लगाने का काम करेंगे और उल्टे अच्छा काम करने वाले लोगों का गलत प्रचार करने का काम भी इनके द्वारा किया जा सकता है। और यही षड्यंत्र हमारे देश में पिछली कई सदियों से चलता हुआ आया है कि अच्छा काम करने वाले, इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले लोगों को उनकी प्रशंसा करने के बजाय उन पर आरोप किए जाते हैं और अच्छे कामों का भी गलत प्रचार यहाँ पर किया जाता है। आगे कहते कि जितनी ताकत होगी उतना ही तो बोझ उठाएगा, उसने जो भी किया स्वयं की क्षमता के अनुसार किया। मनुष्य के जीवन में आप देखेंगे कि मेरी जितनी ताकत है उतनी ताकत, या मेरी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता को लेकर ही मैं काम कर सकता हूं। मेरी क्षमता ही अगर ज्यादा नहीं है तो क्षमता से ज्यादा मैं से कैसे क्या काम कर सकता हूं। इस बात को भी हमें ध्यान देना जरूरी है। निर्बल कोई भी हो, औरत, हरिजन अथवा शिष्य महल, निर्बल वर ताकतवर ने हर युग में अत्याचार किया। अंत में यहाँ जहेर कुरैशी जी वही बात करते हैं कि इस जगत में या इस देश में, विशेषतः भारत में अगर हम देखेंगे, कोई भी निर्बल हो, चाहे वो औरत हो या हरिजन, दलित भाइयों और बहनों के लिए इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है, जो महात्मा गांधी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते थे। या शीश महल, कांच का महल होता है ना, वो भी कैसा है? निर्बल ही होता है। अगर उन पर बड़ा पत्थर डाल दिया जाए तो
बेचारा ये शीश महल एक क्षण में ढह जाता है। वैसे ही यहाँ दलित हो, नारी हो, ये जो इस समाज के निर्बल वर्ग है, हर युग में निर्बल वर्ग पर जिन लोगों के पास ताकत है, ताकतवर लोगों ने क्या किया है? अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है। बस कई इसी प्रकार के शेरों के द्वारा जहीर कुरैशी जी आप सभी युवा छात्र तथा छात्राओं के सामने हमारे देश की वर्तमान समस्याएं, जो आज की ही समस्या नहीं है, तो अतीत से चलती आई हुई समस्याएं, लोकतंत्र में भी आज वही जैसे कि वैसी जीवित है, उस समस्याओं को आपके सामने रखकर इस समस्याओं से अवगत कराने का काम किया है और आपको सचेत किया है कि ऐसी जो आज भी देश में वर्तमान में समस्याएं हमें देखने को मिलती है, उन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास हमें युवकों को करना चाहिए। इस देश में जो निर्बलों पर अन्याय और अत्याचार किया जाता है, उन निर्बलों को जैसे कि हमारे संविधान के द्वारा सबल बनाने का प्रयास करने की बात कही गई है, तो संवैधानिक मूल्यों को हमारे जीवन में उतारकर जो निर्बल है उनको सबल तक लाने का काम हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। ये संदेश यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। औरतों और दलितों पर जो आज भी वर्तमान में अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों से इनको मुक्त करने का काम करना चाहिए। जो हमारे देश की जनता है, उन जनता को किसी के अन्याय को सहे नहीं लेना चाहिए, तो अन्याय करने वाले के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए। अगर हम ऐसा ही सहते रहेंगे कि मेरे तकदीर में ही ऐसा होगा, इसलिए मुझे ये सहना पड़ रहा है, ऐसा अगर हम विचार करते रहेंगे तो फिर हमारी उन्नति नहीं होगी। ये भी बताने का काम यहाँ वो करते हैं। और जो कारोबारी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो हर एक मार्ग से पैसा कमाना ही जानते हैं, लेकिन उपेक्षित निर्बल व्यक्ति के मन में जो द्वंद्व चल रहा है, क्या मन में द्वंद्व चल रहा है? ये द्वंद्व चल रहा है कि अरे ये हमारे लिए क्या आज़ादी है? आज़ादी का हमारे लिए कोई उपयोग है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? स्त्री को ऐसा लगता होगा कि हम इंसान नहीं है क्या? दलितों को ऐसा लगने लगेगा कि क्या हम इंसान नहीं है क्या? हमें आज़ादी का कोई जो भी फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और हम सच्चाई के रास्ते पर, परिश्रम के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी ये दुर्दशा क्यों? इस प्रकार की जो द्वंद्व इस निर्बलों के मन में चल रहा है, उन द्वंद्व को हमें समझ लेना चाहिए और उनको भी विकास के मार्ग पर लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। और अच्छे काम करने वाले लोगों पर क्या करना चाहिए? तो उनके अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए और एक बहुत ही चारित्र्यवान समाज बनाने का काम हम लोगों के द्वारा हो, इस प्रकार की अपेक्षा इस गजल के द्वारा यहाँ कवि कर रहा है या गजलकार कर रहा है। बस इस प्रताड़ित दलित नारी और शोषित समाज का चित्र इस गजल के द्वारा जहीर कुरैशी जी ने हमारे सामने रखा है। मैंने बहुत ही संक्षेप में इस गजल का आशय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आज हम इतना ही इस गजल के माध्यम से देखेंगे और अगली तासिका में मैं आपके सामने अगली एक आधी कहानी का सारांश या कविता का सारांश हम देखेंगे। तो आज हम यहीं रुकते हैं।